Hello students, welcome back to the class. I hope you all are doing great. हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिए थे। अब हम प्रोसीड करेंगे कंडीशंस एंड वारंटीज। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जहां पर हम कुछ सेल या परचेज करते हैं तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स की अदला बदली होती है, जहाँ पे सेलर कुछ बोलता है, जहाँ पे बायर कुछ बोलता है। तो उसमें से क्या चीजें कंडीशंस होती है और क्या चीजें वारंटी होती है, बहुत बहुत मैटर करता है। कंडीशंस आपकी वो होती हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस बनाए, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अगर ये स्टेटमेंट्स नहीं होती तो शायद से बायर वो प्रोडक्ट खरीदता ही नहीं है। दे आर द कंडीशंस जो आपका मेन पर्पस बताए, मेन पर्पस इसके बिना शायद से बायर कभी वो प्रोडक्ट खरीदता ही नहीं। दे आर द कंडीशंस। और जो कि कोलैटरल है, सेकेंडरी है, मेन नहीं है, जिसके प्रेजेंट होने से बायर का डिसीजन अफेक्ट नहीं होता है, दे आर द वारंटीज। जहां पे डिसीजन बायर का ऑल टुगेदर अफेक्ट होगा, दे आर द कंडीशंस। जहां पर इफेक्ट नहीं होगा, दे आर द यू कैन से वारंटीज। Breach of condition gives the aggrieved party a right to treat the contract as liquidated. Means जहां पे कोई कंडीशन ब्रीच होती है वहां पर जो भी एग्रीव्ड पार्टी है, आइदर बायर और आइदर सेलर, उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। Thus, if the buyer fails to fulfill a condition, buyer may treat the contract as liquidated or refuse the goods, and if the has already paid, recover the price. He can also claim damages. अगर सेलर ने कुछ बोला था कि ये एसेंशियल कंडीशंस है, ये तो हमारा यू कैन से इसके बेसिस पे ही आपने प्रोडक्ट को परचेज करा है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। अगर उसके लिए कुछ प्राइस पे कर चुके हो तो वो प्राइस वापस ले सकते हो, रिकवर कर सकते हो, डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकते हो। बट वारंटी के केस में ऐसा नहीं होता। व्हाट इज वारंटीज? If the stipulation is collateral to the main purpose of the contract, that is subsidiary promise, it is the warranty. The effect of a breach of warranty is that the aggrieved party cannot liquidate the contract but can only claim damages. इस केस में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करा जा सकता है। एंड इस केस में आप सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को लिक्विडेट नहीं कर सकते हो। अब आपको पता चला कंडीशनल वारंटी क्यों जरूरी है, क्या मेजर डिफरेंस है। कंडीशन आपकी फुलफिल होती है, आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, बट दिस इज नॉट द केस इन वारंटी। वारंटी अगर फुलफिल नहीं होती तो बायर मस्ट एक्सेप्ट द गुड्स एंड क्लेम डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है बट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। कहाँ पे कंडीशन को हम एज अ वारंटी ट्रीट करेंगे? व्हेन कंडीशन सीम्स टू द लेवल ऑफ वारंटी। इन तीन केसेस में हम कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट मान सकते हैं। A condition will become warranty where the buyer waives the condition, जहां पे बायर ही वेव कर दे कंडीशन, बायर ही बोल दे कि ठीक है ये कंडीशन नहीं फुलफिल हुई, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को कैंसिल नहीं करना, मेरे को सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम करना। तो उस केस में आपकी कंडीशन क्या ट्रीट होगी? वारंटी। जहां पे बायर ट्रीट करे ब्रीच ऑफ द कंडीशन को ब्रीच ऑफ द वारंटी, जहां पे बायर को पता है वो वेव ऑफ नहीं कर रहा बट वो ट्रीट कर रहा है। Where the contract is indivisible and the buyer has accepted the goods or part thereof, the breach of condition can only be treated as a breach of warranty. Can only claim damages and cannot reject the goods. जहां पे कॉन्ट्रैक्ट आपका इनडिविजिबल है, जहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट नहीं कर सकते हो, जहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट यू कैन से कि
सिंगल है, एज अ होल है, एज अ होल एक यूनिट है, और उसका कुछ पार्ट या पूरा पार्ट बायर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है, तो उस केस में भी आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करोगे और सिर्फ डैमेजेस को क्लेम कर सकते हो। इस केस में भी आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी डिस्कस करोगे, तो ट्रीट करोगे। कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो एज अ होल सिंगल यूनिट था। अब हम पढ़ेंगे इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होती है और इम्प्लाइड वारंटीज क्या होती है, कि कुछ चीजें इम्प्लाइड होती है कि ये तो इम्प्लाइड वारंटी है। These are the implied warranties. Implied warranty of quiet possession means जिसके पास वो गुड्स है, जिसके पास वो गुड्स है, वो बायर इम्प्लाई करेगा कि उसके पास उस गुड्स का पोसेशन यू कैन से कि बेस्ट है, मतलब चोरी का नहीं है। बायर को ये इम्प्लाइड वारंटी होती है कि अगर मैं सामने वाले से गुड्स खरीद रही हूँ, उसकी पोजीशन में है, तो मीन्स वो ओन करता है। नेक्स्ट, इम्प्लाइड वारंटी अगेंस्ट इनकम्बेंसेस मीन्स यहाँ पे फर्दर बायर के पास यू कैन से कि बायर एक, हम कहीं भी कुछ सामान खरीदने जाते हैं, यू कैन से कि लेट से मैं गई फर्नीचर मार्केट अपने घर के लिए सोफा खरीदी, तो मैं वहां पे अपने माइंडसेट में एज अ बायर में क्या रखूंगी कि मैं जिसके पास से खरीद रही हूँ वो उसका ओनर होगा, अगर वो दिखा रहा है मेरे को तो। एंड सेकंड क्या, कि वो उसके अगेंस्ट कोई भी चार्ज नहीं होगा, उसके अगेंस्ट कोई भी प्लेज नहीं होगा, उसके अगेंस्ट कोई भी एनकम्बेंस नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें इम्प्लाइड वारंटी है, जो कि बहुत ही बेसिक है कि हाँ एक बायर के माइंड में ये रहता ही है, मतलब ये तो बहुत ही बेसिक है ना। अगर मैं चाहूंगी तो मैं सामने वाले से ये थोड़ी पूछूंगी भैया आप इसके ओनर भी हो क्या, ये वाली पोजीशन सिर्फ आपने चोरी से तो नहीं ले रखी ना, नहीं ना। तो इसलिए इम्प्लाइड वारंटी क्या क्या है आपकी, क्वाइट पोजीशन एंड फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस। अब हम पढ़ेंगे इम्प्लाइड कंडीशंस क्या क्या है। आपकी इम्प्लाइड कंडीशंस एक तो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, कि जो सेलर है, जो एक्चुअल सेल कर रहा है या फिर अग्रीमेंट को सेलर, हम मानेंगे कि वो उस गुड्स का ओनर भी है, वो गुड्स उसके नाम पर भी है। He will have a right to sell the goods at the time when the property pass means कि जब वो प्रॉपर्टी में खरीद रहा हूँ उसके पास राइट है उस गुड्स को बेचने का। अगर बायर सेलर का ही टाइटल डिफेक्टिव है तो बायर रिजेक्ट कर सकता है और अपना फुल प्राइस जो भी उसने पे करा है वो डिमांड कर सकता है। अब इम्प्लाइड कंडीशंस अंडर अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले आप समझो सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या होता है। एक होता है सेल बाय सैंपल एंड एक होता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय सैंपल क्या होता है, जहां पर आपने गुड्स को एज अ सैंपल, लेट से कि मेरे को लेने थे 100 बैग्स ऑफ राइस, आपने मेरे को कुछ सैंपल दिखाया कि आपको ये बासमती राइस चाहिए, ये ग्रेड ए के, ये ग्रेड बी के, कौन से राइस चाहिए, दैट इज सेल बाय सैंपल। जहां पे आपने परचेज करने से पहले उस गुड्स को देखा है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जहां पे आपने गुड्स को नहीं देखा बट जहां पे आपने गुड्स को नहीं देखा बट आपने डिस्क्राइब करा है कि मेरे को ऐसा गुड्स चाहिए, आपने डिस्क्राइब कर दिया कि मेरे को ग्रेड ए के राइस चाहिए, आपने देखा नहीं है स्पेसिफिक बट आपने डिस्क्राइब कर दिया कि मेरे को ग्रेड ए के राइस चाहिए, दैट इज सेल बाय डिस्क्रिप्शन। एंड थर्ड इज सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। जहां पे आपने सैंपल भी देखा और डिस्क्राइब भी करा, मीन्स आपने उनको बोला कि मेरे को यू कैन से कि मस्टर्ड ऑयल चाहिए,
आपने डिस्क्राइब कर दिया, आपने सैंपल भी देखा, बट बाद में आपको पता चला कि इसके साथ और भी ऑयल मिक्स थे, मिक्सचर ऑफ अदर ऑयल, तो दैट इज रॉन्ग। तो सेल बाय सैंपल एज वेल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जहां पे आपने जो भी सामान खरीदा उसका थोड़ा सा सैंपल भी देखा और उसको फर्दर आपने डिस्क्राइब भी करा कि लेट्स से आपने सैंपल देखा, आपको समझ में नहीं आया, आपको दो तरीके के राइस दिखाए गए, ये ग्रेड ए के ये ग्रेड बी के, आपको समझ ही नहीं आया, आपने बोल दिया कि भाई मेरे को तो ग्रेड ए के राइस। दैट इज सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। तो अब हम कंडीशंस पढ़ेंगे अंडर सेल बाय डिस्क्रिप्शन कि अगर हम डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सेल कर रहे हैं तो क्या क्या इंप्लाइड कंडीशन है। गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड विद डिस्क्रिप्शन, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है मैं इंप्लाइडली मानूंगा कि गुड्स जो है वही डिस्क्रिप्शन के है। नेक्स्ट, गुड्स मस्ट बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, जहां पे मैं किसी डीलर से कोई गुड्स खरीद रहा हूँ, किसी डिस्क्रिप्शन, बस डिस्क्रिप्शन देकर, वो उस पर्सन का काम ही क्या है, वो गुड्स को बेचना, तो आई विल एज्यूम कि वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के हैं, मतलब वो उस क्वालिटी के हैं जो कि एक्सेप्टेबल होंगे किसी रीजनेबल पर्सन को। This is they are not merchantable if they have defect which make them unfit for ordinary use, मतलब कि अगर मैंने आपसे राइस मांगी है 100 kg ऑफ ग्रेड ए राइस, तो आई एज्यूम कि आप ग्रेड ए राइस दोगे, उसकी क्वालिटी वैसी ही होगी, आप उसको कुछ भी मिक्स करके नहीं दोगे। नेक्स्ट, यहाँ पे एग्जांपल आप देखो, we bought black can from D and when delivered found it damaged by the white cans, तो कंडीशन ऑफ मर्चेंटेबिलिटी ब्रोक हो गई, वहां पे वो क्वालिटी की है ही नहीं, उनको एंड्स ने डैमेज कर दिया है ऑलरेडी। नेक्स्ट कंडीशन एज टू होलसमनेस, होलसमनेस मतलब जहां पे आपका, आपने कुछ भी ईटेबल्स ऑर्डर करे, जहां पे आपने कुछ खाने का सामान खरीदा है, तो वो इम्प्लाइड कंडीशन होनी चाहिए कि वो खराब नहीं है, वो अपनी साउंड, यू कैन से कि उस वो ठीक है, वो साउंड है, खराब नहीं है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट है, दैट इज कंडीशन एज टू होलसमनेस। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, लेट्स से कि मैंने आपको बताया कि मेरे को, यू कैन से कि एक एडजस्टेबल टेबल चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए, तो आई एज्यूम कि जो मेरे को गुड्स मिला है वो मेरे को मेरे पर्पस के लिए, जो मैंने उनको बताया था कि मेरे को एडजस्टेबल टेबल चाहिए, मेरे को यू कैन से कि पढ़ाने के लिए चाहिए, तो दैट इज इम्प्लाइड कंडीशन कि वो एडजस्टेबल टेबल उतनी ऊपर आएगी जहां पे मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ा पाऊँ, दैट इज कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। लेट से मैंने आपको बोला था कि मेरे को ये, यू कैन से कि मेरे को छोटी टेबल्स चाहिए फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एज अ चैरिटी, तो आई एज्यूम कि आप मेरे को वही भी दोगे जो मेरे को चाहिए मेरे पर्पस के लिए, आप मेरे को इतनी बड़ी बड़ी चेयर्स नहीं दोगे जिसको मैं, मेरे लिए ट्रांसपोर्टेशन ही मुश्किल हो जाए, तो अगर जहां पे मैंने आपको पर्पस बता दिया तो आई एज्यूम कि वो उस पर्पस से फिट होगा। कहाँ कहाँ हम मानेंगे कि गुड्स, ये वाली कंडीशन के फॉर विच दे आर रिक्वायर्ड, जहां पे बायर ने एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड बता दिया कि मेरा पर्टिकुलर पर्पस क्या है, जहां पे गुड्स भी उस डिस्क्रिप्शन के हैं जो कि सेलर का बिजनेस है सप्लाई करने का, जहां पर मैं जिस सेलर के पास गई उसका बिजनेस ही वही है जिस पर्पस के लिए मेरे को चाहिए गुड्स, उसका बिजनेस ही वही गुड्स को बेचना है, उस केस में भी इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो मैंने पर्पस बताया तो वो क्वालिटी और फिटनेस उसकी मैच होती होगी। दिस इज द केस, या हाईलाइट कर लेना, ट्रीस्ट वर्सेस लास्ट, इसमें क्या हुआ था, एक हॉट वाटर बैग का सेलर था, तो हॉट वाटर बैग किस लिए यूज होती है, तो इसमें हम हॉट वाटर डाले और उसको होल्ड कर सके, बट जब बायर ने अपने घर जाके उसको हॉट वाटर बैग बॉटल में हॉट वाटर डाला, वो बस्ट आउट हो गया, तो
दैट इज द ब्रीच ऑफ कंडीशन और उसको इंजरी होगी, तो यहाँ पर वो क्लेम करेगा सेलर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेजेस एज द बॉटल वाज नॉट फिट फॉर यूज एज अ हॉट वाटर बॉटल। तो आपको समझ में आया कि जहां पे मैं अपना पर्पस बता दूं, बायर ने एक्सप्रेसली बता दिया पर्पस, या फिर सेलर का बिजनेस ही सिर्फ वही प्रोडक्ट बेचने का है, उस कंडीशन में उस टाइम पे इट इज एन इम्प्लाइड कंडीशन की दैट इज फिट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस और उसकी क्वालिटी भी बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट, इम्प्लाइड कंडीशन अंडर अ सेल बाय सैंपल। अगर हमने सैंपल के थ्रू सेल करा तो कौन कौन सी हमारी इम्प्लाइड कंडीशन है? दैट द बल्क शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल क्वालिटी। जो आपने मेरे को सैंपल में दिखाया, मेरे को 100 बैग्स ऑफ राइस लेने थे, आपने मेरे को एक मुट्ठी में जो राइस दिखाए, जो मैंने अप्रूव करे, आप वही सैंपल जो मैंने दिखा उसमें ही मेरा बाकी का ऑर्डर कंप्लीट करोगे, उसमें ही मेरे को 100 बैग्स ऑफ राइस डिलीवर करोगे। Next, another implied condition that the buyer shall have a stable opportunity of comparing the bulk with the sample. यहाँ पे मेरे पास एज अ बायर मैं इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो मेरे को बल्क रिसीव हुआ और जो मेरे को सैंपल दिखाया था मैं उसको मैच कर सकूं कि सेम है कि नहीं। इट इज द सेलर ड्यूटी कि वो सेम ही भेजेगा, यहाँ पे मैं चेक कर सकती हूँ कि सेम है कि नहीं। नेक्स्ट, इट इज फर्दर इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ मर्चेंटेबिलिटी, मतलब कि क्वालिटी उसकी प्रॉपर है, कोई भी हिडन डिफेक्ट्स गुड्स में नहीं है, जो कि रीजनेबल एग्जामिनेशन से जब मैंने देखा तो मैं उसको नहीं देख पाई थी। अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी दी, जैसे कि मैं हॉट वाटर बॉटल लेने गई, अब मैं वहां पे हॉट वाटर डाल के तो नहीं चेक करूंगी ना कि सही है कि नहीं, मेरे को ऐसे देखने में सही लगी, केयरफुली एग्जाम करने में सही लगी, तो वो भी इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो उसकी क्वालिटी बेटर होगी, घर पे जाके वो बस्ट आउट नहीं हो जाएगी। तो दैट इज इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ मर्चेंटेबिलिटी। इम्प्लाइड कंडीशन क्या होती है? सेल बाय सैंपल एज वेल एज सेल बाय डिस्क्रिप्शन में कि गुड सप्लाई जो करे वो बोथ सैंपल और एज वेल एज डिस्क्रिप्शन से मैच करता होगा। जो आपने मेरे को सैंपल दिखाया और जो मैंने आपको डिस्क्राइब करा कि मेरे को किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए, वो दोनों ही वो गुड्स मैच करेगा। दैट इज इम्प्लाइड कंडीशन इन सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। इम्प्लाइड वारंटी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हमने 2 पॉइंट ऊपर कवर कर रहे थे, 2 पॉइंट और भी कवर कर लेते हैं। वारंटी एज टू क्वाइट पोजीशन हमने पढ़ लिया, फ्रीडम फ्रॉम इंटरवेंस हमने पढ़ लिया था। वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स, अगर गुड्स में कुछ भी खराबी है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर कि वो उनको डिस्क्लोज कर दे। ये मेरे एक इम्प्लाइड वारंटी की मैं मानूंगी कि अगर मेरे को ये गुड्स दिया गया है तो मतलब इसमें कुछ भी डिफेक्ट नहीं है, इट इज फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट। अगर कुछ होता तो मेरे को डिस्क्लोज किया जाता। वारंटी इम्प्लाइड बाय द कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड, मतलब जिस रीजन की वजह से जिस चीज के लिए मैं खरीद रही हूँ तो इट्स एन इम्प्लाइड वारंटी कि हाँ वो उस पर्पस के लिए फिट होगा। दिस इज द कंडीशन एंड वारंटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको पता होना चाहिए। कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। बट कंडीशन एंड वारंटी हमने पढ़ लिया, क्या डिफरेंस होता है वो भी पढ़ लिया, एंड किस केसेस में इम्प्लाइड कंडीशन होते हैं, किस केसेस में इम्प्लाइड वारंटी होती है, कंडीशन ब्रीच होता है तो क्या कर सकते हैं, वारंटी ब्रीच होता है क्या कर सकते हैं, ये सब हमने अभी कवर कर लिया। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है लेट द बायर बी देयर। मतलब इस केसेस में बायर की मीन्स ये एज्यूम करा जाता है कि दिस इज द बायर ड्यूटी, कि बायर अपने आप को खुद ही अवेयर कराए, अगर कुछ नहीं निकलता तो वो सेलर के ऊपर बॉम्ब ना फोड़े। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर कि आप चेक करो सेलर की कोई गलती नहीं है। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज फॉर द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ
that the goods which he is purchasing are of the quality which he requires, and अगर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए खरीद रहे हो तो ही himself satisfy that they are fit for that purpose. It is the duty of the buyer की क्वालिटी और फिटनेस उसकी क्या है, दोनों ही उसकी ड्यूटी है कि वो चेक करेगी. इट इज द इम्प्लाइड की क्वालिटी, जो क्वालिटी आपको चाहिए वो इस क्वालिटी का है कि नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप चेक करोगे, क्योंकि आप खरीदने आ रहे हो. आप देखोगे कि ये सोफा आपके घर में फिट आएगा कि नहीं आएगा, मैं नहीं देखूंगा. मैं आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने बता दिया कि मेरा इतने स्क्वायर फीट में घर है, मेरे को इस पोजीशन पे रखना, तो आप देखो कौन सा फिट. ये आपकी ड्यूटी है. दैट द बायर बी वेयर. बायर को खुद भी सेटिस्फाइड होना पड़ेगा क्वालिटी और फिटनेस के लिए. सेक्शन 16 क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेट एंड अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स, there is no implied warranty or condition as to the quality or fitness for any particular purpose applied under the contract of sale. कुछ भी implied warranty या condition आप नहीं मानोगे regarding the quality और fitness. उस केस में बायर को ही खुद को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. इट इज नॉट द सेलर्स ड्यूटी टू गिव द बायर द गुड व्हिच आर फिट फॉर सुटेबल पर्पस. इसके कुछ एक्सेप्शंस है कि किन केसेस में बायर क्या कर सकता है, सेलर के ऊपर यू कैन से कि सेलर को लायबल कर सकता है. जहां पे सेलर खुद ही फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करा और बायर ने उस पर रिलाय करा. मैं सोफा खरीदने गई थी अपने मॉल के लिए, मैंने उनको बताया मेरी इतनी स्क्वायर फीट जगह है, उन्होंने मेरे को गलत बोला, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी कि ये इतना स्क्वायर फीट है, या फिर मैं जो आपके घर पे भेजूंगा मैं इतने स्क्वायर फीट का भेजूंगा. अगर सेलर ने कुछ भी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी जिसपे बायर ने रिलाय करा, तो हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिटल टेम्पलर नहीं अप्लाई होती. डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिटल टेम्पलर क्या कहती है, लेट द बायर बी वेयर. बायर को खुद ही बी वेयर होना पड़ेगा, खुद ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ द गुड. बट इन सब केसेस में सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा. नेक्स्ट, जहां पे सेलर ने एक्टिवली कंसील द डिफेक्ट इन द गुड्स व्हिच इज नॉट विजिबल ऑन अ रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सेम. जहां पे बायर ने एग्जामिन करा और उसमें कुछ डिफेक्ट था, बट मैंने प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करा तो भी मेरे को वो डिफेक्ट समझ में नहीं आया, और सेलर ने उसको कंसील करा डिफेक्ट. तो सेलर को पता है कि ये डिफेक्ट है इसमें, सेलर को पता है कि ये कूलर लेके जा रहा है घर जाके इसमें करंट मारेगा. जो मैंने रीजनेबल एग्जामिन करा, मैं चला के नहीं देखूंगी बट मैंने देखा तो सही लग रहा है, तो उस केस में भी सेलर आपका लायबल होगा. When the buyer relying upon the skill and judgment of the seller has expressly or implied communicated to him the purpose for which the goods are required. जहाँ पे बायर ने बता दिया था कि मेरे को इस पर्पस के लिए गुड चाहिए, और उसने ऑल टुगेदर सेलर के ऊपर छोड़ दिया कि मैं आपकी स्किल और जजमेंट के भरोसे लेके जा रहा हूँ ये प्रोडक्ट, मैंने आपको बता दिया मेरे को इस पर्पस के लिए चाहिए, बाकी मैं आपकी स्किल और जजमेंट के भरोसे लेके जा रहा हूँ, तो उस केस में भी हमारा बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. Where goods are bought by description from a seller who deals in goods of that description. जब मैंने goods you can say कि ग्रेड ए के 100 bags of राइस खरीदे और जिस सेलर से खरीदे वो बेचता ही सिर्फ ग्रेड ए के राइस है, बट जब उसने मेरे को जब मेरे पास डिलीवर हुआ मैंने चेक करा तो वो ग्रेड बी के निकले, तो उस केस में भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, हमारा सेलर. नेक्स्ट टॉपिक इज passing of property or transfer of ownership. Means ownership transfer कब मानेंगे. The sole purpose of sale is the transfer of ownership of the goods from the seller. तो हम देखेंगे अब कि किस पॉइंट पे हम मानेंगे कि गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हुई है. बट हमारी ओनरशिप देखनी क्यों जरूरी है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. जनरल रूल क्या होता है, रिस्क फॉलोज द ओनरशिप. जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क, चाहे डिलीवरी हो या ना हो. जहां पे when there is a danger of the goods being damaged by the action of third party, जहां पे हमें पता है इस गुड्स को खतरा है किसी थर्ड पार्टी से, तो उसके लिए एक्शन कौन ले सकता है, सिर्फ ओनर. इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ओनरशिप किसके पास है.
Next, the right of third party may depend upon the passing of the property. The buyer resale the good to the third party. अगर मेरे को कोई भी गुड्स रीसेल करना है, बायर को रीसेल करना है, तो ओनरशिप पता होना चाहिए किसके पास है, सेलर के पास है कि बायर के पास है. These are the reason कि हमें क्यों पता होना चाहिए कि ओनरशिप किसके पास है. In case of insolvency, it is necessary to know whether the goods can be के पास किसके पास है. Means लेट्स से कि अगर सेलर इंसॉल्वेंट होगा और ओनर यही था, उन्होंने उस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं करा था, तो ये इसके ई स्टेट में काउंट होगी. और अगर सेलर ने ऑलरेडी सोल्ड आउट कर दिया था, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी थी, इवन तो उसके गोडाउन में गुड्स रखे थे, बट वो सेलर के ई स्टेट में काउंट नहीं होगा. इन सब रीजंस की वजह से हमें पता होना चाहिए कि गुड्स की ओनरशिप किसके पास है. अब हम पढ़ेंगे कि ओनरशिप हम कैसे यू कैन से कि फाइंड आउट करेंगे कि किसके पास है. अभी हमने क्या पढ़ा, रीजन कि क्यों पता होना चाहिए हमें ओनरशिप किसकी है. अब हम पढ़ेंगे ओनरशिप कैसे पता चलता है. पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक गुड. जब हम कोई स्पेसिफिक गुड से डील कर रहे हैं, तो इट मींस प्रॉपर्टी देन पासेस टू द बायर एज एंड व्हेन द पार्टीज इंटेंड टू पास. जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करा, जहां पे पार्टीज का इंटेंशन है कि हाँ हम ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज इन केस ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स. इंटेंशन कैसे पता चलेगी? टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट ऑफ द पार्टी और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. टर्म्स में लिखा जैसे बिक मिली होगी वैसे ही ओनर हो गया, या फिर टर्म्स में लिखा जैसे ही मेरे गोडाउन से गुड निकला वो आपका हो गया. दैट इज टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो डिपेंड करता है. बट जहां जनरल रूल क्या है कि कैसे हम इंटेंशन पार्टीज का पहचानेंगे कि किसके पास वो गुड्स की ओनरशिप है. अगर कुछ और कहीं पे अग्रीमेंट में उन्होंने मेंशन नहीं करा तो. When there is an unconditional contract for the sale of specific goods in a deliverable state, the property in the good passes to the buyer that the contract is made. डिलीवरेबल स्टेट और अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई भी कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ही मैं पे करूंगा, तो ही मैं गुड्स को ट्रांसफर करूंगा, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है. और गुड्स हमारा डिलीवरेबल स्टेट में मतलब कि 100 पैक्स ऑफ राइस लेने थे, मैंने पे करके अलग से रख रखे कि आप ले जाओ इन्हें. डिलीवरेबल स्टेट में जहां पे वो डिलीवरी ले सकता है बायर तुरंत, उस केस में हम मानेंगे जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना वैसे ही ओनरशिप किसके पास चली गई हमारी, बायर के पास. जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना उस केस में ओनरशिप किसके पास चली गई, बायर के पास. When there is a contract for the sale of specific goods not in a deliverable state, the seller has to do something to the goods to put them in the deliverable state. The property does not pass until that thing is done and the buyer has notice of it. Means 100 bags of rice आपको लेने थे, मेरे गोडाउन में पड़े थे, स्पेसिफिक गुड है, पता है एग्जिस्टेंस में है, मेरे गोडाउन में पड़े हैं, रखे हैं, बट डिलीवरेबल स्टेट में नहीं. आपको 100 बैग्स लेते, मेरे को अभी वो क्वांटिफाई करना बाकी है, वे करना बाकी है. तो उस केस में जब तक वो वे नहीं हो जाते और बायर को उस चीज की नोटिस नहीं है कि आपके 100 बैग्स ऑफ राइस अलग से रेडी हैं, वे हो चुके हैं, पैक हो चुके हैं, तब तक के लिए उस गुड्स का ऑनर कौन होगा, सेलर भी होगा. नेक्स्ट, when there is a sale of specific goods in a deliverable state, but the seller is bound to pay, a test or do something with reference to the goods for the purpose of ascertaining the price. जहां पर गुड्स आपके डिलीवरेबल स्टेट में है बट सेम चीज की कुछ ना कुछ उसमें पेंडिंग है, लेट्स से कि वे करना, मेजर करना, टेस्ट करना और समथिंग फॉर द पर्पस ऑफ ascertaining the price, the property of the goods for the does not pass until such thing is done and the buyer has notice of it. सेम एग्जांपल जो मैंने ऊपर दिया वहां पर यहाँ पे भी आ जाता है कि अगर कोई गुड्स की सेल कर रहे हैं जो डिलीवरेबल स्टेट में तो है, मींस 100 kg ऑफ राइस अलग से तो रखे हैं, वे कर चुके हैं, बट उनको एक प्रॉपर तरीके से यू कैन से पैक करना बाकी है, दैट इज डिलीवरेबल स्टेट में लाना बाकी है, तो वो आपका सेकंड पॉइंट में कवर हो जाएगा. बट जहाँ पे आपका वे करना ही बाकी है, दैट इज थर्ड पॉइंट में कवर हो जाएगा. When goods are delivered to the buyer on approval or on sale of return or other similar terms, the property therein passes to the buyer. जहां पे हमने गुड्स को डिलीवर करा था बायर को अप्रूवल के लिए,
या फिर कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप रिटर्न कर दो। उस केस में बैंक signifies his approval or acceptance to the seller or does any act adopting the transaction। अगर उसने कोई भी ऐसा एक्ट करा जिसमें उसकी अप्रूवल थी, उसने कह दिया कि हाँ जी ठीक है मैंने ये वाला तो रख लिया बाकी के बेच दो, तो उसमें ऑनर कौन होगा उस चीज का? बायर। या फिर जहां पे उसने अपनी अप्रूवल नहीं दी बट गुड्स रख लिया रिजेक्शन का नोटिस दिए बिना, उस केस में जितना टाइम फिक्स करा गया था कि आप मेरे को देखकर शाम तक वापस दे देना, शाम चली गई तो हम क्या मानेंगे कि वो गुड्स बायर का हो गया, बायर इज द ओनर। अगर कोई टाइम फिक्स नहीं था तो रिजनेबल टाइम, तो उस केस में कौन होगा ओनर? हमारा बायर होगा। चाहे तो उसने अप्रूव कर दिया या फिर अप्रूव नहीं करा, उसको रिटर्न करना था बट एक रीजनेबल टाइम बीत गया या फिर जिस फिक्स टाइम के लिए हमने बोला था उस टाइम तक उसने नहीं रिटर्न करा, तो हम एज्यूम करेंगे कि वो एक्सेप्टेड है, अप्रूव्ड है। उस केस में कौन आपका ओनर होगा? बायर। नाउ ओनरशिप इन केस ऑफ अनसर्टेन गुड्स। अगर गुड्स असर्टेन नहीं है उस केस में आपका ओनर कौन होगा? द प्रॉपर्टी इन अनसर्टेन गुड डज नॉट पास अंटिल द गुड्स आर असर्टेन। जब तक गुड्स को हम असर्टेन नहीं कर लेते, डिटरमाइन नहीं कर लेते, आपकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती। Uncertain goods are defined by description only and not goods identified and agreed upon when the contract is made. Unless a different intention appears, following rules apply. The property in uncertain or future goods sold by description passes to the buyer when goods of that description are in a deliverable state and unconditionally appropriated to the contract either by the seller or by the buyer. जहां पे वो अनसर्टेन गुड्स आपके डिलीवरेबल स्टेट में आ जाए, जहां पे वो फ्यूचर गुड्स आपके डिलीवरेबल स्टेट में आ जाए। मेरे को कुछ मेडिसिन मैन्युफैक्चर करनी थी, वो मैंने मैन्युफैक्चर कर ली, उसको अप्रोप्रिएटली मैंने अलग कर दिया कि ये इसके ये मिस्टर एक्स के लिए जिन्होंने मेरे से मांगा था, तो तब तक के लिए उसका ओनर कौन होगा? हमारा सेलर ही होगा। जब वो डिलीवरेबल स्टेट में आ गई, उसको अलग से अलग कर लिया गया है, उस केस में हमारा कौन हो जाएगा ओनर? बायर। If there is a sale of a quantity of goods out of a large quantity, the property will pass on the appropriation of the specified quantity by one party with the assent of another. मीन्स जहां पर लार्ज क्वांटिटी मेरे गोडाउन में रखे थे राइस, वहां से मेरे को 100 बैग्स ऑफ राइस को अलग करना था, असर्टेन करना था। उस केस में जब तक वो असर्टेनमेंट नहीं होती है, जब तक वो स्पेसिफाइड क्वांटिटी को अलग नहीं करा जाता, तब तक सेलर ओनर होगा। आफ्टर दैट बायर। Delivery by the seller of the goods to a carrier or other buyer for the purpose of transmission to the buyer in persons of the contract is the appropriation sufficient to pass the property in the goods। जहां पर सेलर ने वो गुड्स को किसी कैरियर को, ट्रांसपोर्ट वाले को दे दिया या फिर किसी और पर्सन को दे दिया जो कि बायर तक लेके जाएगा, उस केस में ओनर कौन हो जाएगा? आपका बायर। द प्रॉपर्टी इन गुड्स whether specific or uncertain does not pass। यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब हर जगह ओनरशिप से। If the seller reserves the right to disposal of the goods apart from an expensive, जहाँ पे सेलर ने राइट रख रखा है अपने पास उस गुड्स को डिस्पोज करने का, जहाँ पे सेलर ने राइट रख रखा है उस गुड्स को डिस्पोज करने का, उस केस में ओनर कौन होगा? आपका सेलर। क्यों? क्योंकि उसके पास तो राइट है ना डिस्पोज करने का। अगर ओनर होता तो किसके पास राइट होता? बायर के पास। हम किन केसेस में मानेंगे कि सेलर के पास डीम्ड राइट है टू द राइट ऑफ डिस्पोजल? Where goods are shipped or delivered to a railway station for carriage by railway and by the bill of lading or railway receipt, the goods are deliverable to the order of seller or his agent। जहाँ पे गुड्स हमने शिफ्ट तो कर दिए, जहाँ पे डिलीवर कर दिए रेलवे में, बट स्टिल उस गुड्स को रोकने का या फिर वो गुड्स तभी वहां से चलेंगे जब सेलर उनको अप्रूव करेगा। तब हम एज्यूम करेंगे कि राइट ऑफ डिस्पोजल किसके पास है? सेलर के पास। जब तक राइट ऑफ डिस्पोजल है सेलर के पास, उस केस में ओनर भी कौन है? सेलर। When the seller sends the bill of exchange for the price of the goods to the buyer for this acceptance,
together with the bill of lading the property does not pass to the buyer until he accept the bill of exchange. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है वो अपने नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में. अभी के लिए मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ. जहां पर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को लिख कर दिया है कि ये मैं, जहां पे सेलर ने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, सेलर ने लिख कर दिया कि मिस्टर ए इज बाउंड टू पे मी दिस मच ऑफ अमाउंट, और मिस्टर ए ने वो एक्सेप्ट कर लिया. दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, जो उसने लिख कर दिया. तो जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करा है उस टाइम तक भी हम क्या मानेंगे कि सेलर भी ओनर है, उसके पास राइट ऑफ डिस्पोजल है. नेक्स्ट, पासिंग ऑफ रिस्क. रिस्क कब पास होगा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओनरशिप के साथ साथ रिस्क हमारा पास हो जाएगा. But the risk will pass at the time different from the time when ownership passed. वो पार्टीज आपस में अग्री कर सकती है. जनरल रूल क्या है? रिस्क फॉलोज द ओनरशिप. जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हुई वैसे ही रिस्क ट्रांसफर हो गया. बट पार्टीज में चाहे तो कुछ और भी अग्री कर सकती हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय पर्सन नॉट द ओनर. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. आज के लिए इतना ही. Thank you so much for your time.